हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो इसमें से किस कैटेगरी में पड़ता है? तो कैटेगरी 1 जिसमें 10% से ज़्यादा के लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कैटेगरी 2 जो प्रॉफिट तो दिखा रहा है लेकिन एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। और कैटेगरी 3 जो आउट परफॉर्म कर रहा है और इन्फ्लेशन और एफडी दोनों के रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 साल में पोर्टफोलियो बनाया है तो अच्छे चांसेस हैं कि आपके पोर्टफोलियोज लॉस में चल रहे होंगे। ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज लॉस में चल रहे होंगे और सिर्फ हैंडफुल ऑफ ऐसे लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियोज न सिर्फ प्रॉफिट में होंगे बल्कि वो एफडी के रिटर्न्स को भी बीट कर रहे होंगे। तो ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनके पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहे, और ऐसा आपने क्या किया कि आपके पोर्टफोलियो लॉस में चल रहे हैं। तो इस सबको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम पर हमें कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबिल्ड करना है। तो आइए समझते हैं कि 2023 के ज़माने से आज का ज़माना कैसे अलग है और उस वक्त के फंडामेंटल्स और आज के फंडामेंटल्स में क्या डिफरेंट है और कैसे आज के सिचुएशन को ध्यान में रखकर हमें इन्वेस्ट करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। सो दोस्तों, जिसने भी 2023 में इन्वेस्ट किया उसके पोर्टफोलियो में ज़रूर प्रॉफिट दिखा होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन अलग थी। तो 2023 और 26 में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है कि उस वक्त रिस्क कम थे, एंट्री की अपॉर्चुनिटी थी, एफआईज बाइंग कर रहे थे, और अब रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या रिस्क बढ़ा है आइए समझते हैं। तो रेपो रेट हाईएस्ट लेवल पर थे, वहां से डिक्लाइन करने की सिचुएशन बनती हुई दिख रही थी। आज हम जिस सिचुएशन में है कि रेपो रेट बढ़ने का सीन हमें दिख रहा है। इन्फ्लेशन 6.2 था, एलिवेटेड था और उसमें डाउन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। आज इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। पीई रेशियो की अगर बात करें तो उस वक्त पीई थोड़ा कम था और ग्रोथ के पोटेंशियल भी ज़्यादा थे। आज पीई हाई लेवल पर है और ग्रोथ के पोटेंशियल कम हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा था, निम्स में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था, आज एमटीएम लॉसेस देखने को मिल रहे थे। आईटी सेक्टर जो कि हमारे देश की एक बड़ी इंडस्ट्री थी उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा था, आज उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है ड्यू टू एआई। और गोल्ड उस वक्त रीजनेबली वैल्यूड था, आज वो हाईली ओवर वैल्यूड है। जियोपॉलिटिकल रिस्क आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस वक्त भी वो वॉर चल रहे थे यूक्रेन और रशिया का, वो आइसोलेटेड था और 1-2 महीने के बाद हमारे ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। आज सिचुएशन ये है कि ईरान यूएस वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्क बढ़ गया है। तो अगर आप इक्विटी को देखें तो इक्विटी का रिस्क जहां पर लो था उस वक्त 35%, आज वो बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। रेट बढ़ने के चांसेस भी 45% से 60% हो गए हैं। तो उस वक्त जो काम किया कोई ज़रूरी नहीं है कि आज वो काम करेगा। आज जो 5 सबसे बड़े रिस्क हैं वो क्या है? क्रूड का रिस्क, इसकी सप्लाई और प्राइस का। हालांकि रिसेंट दिनों में कुछ कमी आई है लेकिन वो रिस्क अभी भी बना हुआ है। करेंसी हमारी लगातार वीक हो रही है। इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया है और वो स्टैगफ्लेशन तक हमें ले जा सकता है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की। एफआईआईज की सेलिंग लगातार नॉन स्टॉप चल रही है और पीई करेक्शन का भी बहुत बड़ा रिस्क है कि आने वाले 2 सालों में हम 21 से गिर के 17-18 तक जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो इन्वेस्टिंग अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जो 2023 में काम किया वो आज कोई ज़रूरी नहीं है कि काम करेगा। तो किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आज के दौर में हमें कैसे अपने पैसे को एलोकेट करना है। 2020 के बाद, कोविड क्रैश के बाद इक्विटी में ड्यू टू लिक्विडिटी एक सेक्युलर ग्रोथ हमें देखने को मिला और वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एसेट क्लास बन गया। लेकिन अब वो सिचुएशन रिवर्स होती हुई दिख रही है। इसीलिए डिवर्सिफिकेशन इज़ द की और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, मल्टी एसेट्स में लगाना है। तो किन एसेट्स में लगाना है आइए पहले समझते हैं। सबसे पहले अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है यानी कि 45 ईयर्स से अबव हैं, रिस्क एपेटाइट आपका कम है, तो आपका एलोकेशन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। फिक्स्ड रिटर्न 35%, लार्ज कैप इक्विटी 25%, गोल्ड 20% और ग्लोबल इन्वेस्टिंग में 15% और कैश
5% लिक्विड एसेट्स में। तो आप देख सकते हैं कि 40% एलोकेशन आपका इक्विटी में है और 35% फिक्स्ड रिटर्न में। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और गेन भी आपको यहां पर अच्छा मिल सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है मॉडरेट कैटेगरी, जो कि बैलेंस्ड ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है 30 to 45 ईयर्स एज ग्रुप की, तो उनका एलोकेशन कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए। लार्ज कैप इक्विटी में 30%, फिक्स्ड रिटर्न में 20%, मिड कैप इक्विटी 15%, ग्लोबल इक्विटी 15%, गोल्ड 15% और कैश 5%। तो 60% एलोकेशन आपका इक्विटी में है और 20% एलोकेशन आपका फिक्स्ड रिटर्न में है। और तीसरी जो कैटेगरी है एग्रेसिव, यानी कि जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, एज उनके साइड पे है 25 से 35 इयर्स के एज ग्रुप के लिए, तो उनका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इंडियन इक्विटी में जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को मिलाकर 45% तक इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्लोबल इक्विटी में 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। फिक्स्ड रिटर्न में 10% करना चाहिए, क्योंकि उनकी नीड्स ज़्यादा होती है और पैसे की ज़रूरत अक्सर होती है, तो इसलिए फिक्स्ड रिटर्न में 10% ज़रूर एलोकेट करना चाहिए। गोल्ड में 10% करना चाहिए और कैश 5% का करना चाहिए। टोटल एलोकेशन आप देख सकते हैं कि 75% उनका इक्विटी में है और फिक्स्ड रिटर्न में 10%। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना है, इस पर डिटेल में बात करने से पहले आइए गोल्ड और फिक्स्ड रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ETFs को यूज़ कर सकते हैं और अगर पॉसिबल हो तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और जहाँ तक बॉन्ड्स की बात है, तो बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करना है? एज एन इन्वेस्टर हमें मल्टीपल एसेट्स में डिवर्सिफाई करने का सोचना चाहिए और ऐसा ही एक एसेट क्लासेस होता है बॉन्ड। बॉन्ड्स फिक्स्ड रिटर्न एसेट क्लासेस होते हैं जहां आप कंपनीज को कैपिटल लेंड करते हैं और वो कंपनी आपको एक प्री डिफाइंड रिटर्न पे करती है और इसीलिए हर इन्वेस्टर और यहां तक कि फंड हाउसेस भी कैपिटल का एक पोर्शन बॉन्ड्स में जरूर एलोकेट करते हैं। अब एक और सवाल पूछ सकते हैं, फिक्स रिटर्न्स में कैसे इन्वेस्ट करना है? आजकल कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और उसमें से एक जिसे हमने इवैल्यूएट किया वो है विंट वेल्थ। सो विंट वेल्थ इज ए बॉन्ड प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स और ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी हैं। एक और अच्छी बात, हर बॉन्ड जो इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, विंट वेल्थ खुद उसमें अपना 2% इन्वेस्ट करता है। ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एंट्री साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही खरीदते हैं। एंड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सेबी रेगुलेशंस, platforms like Wintwealth were able to carve out a space in the market with smaller ticket size। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहां आप सिर्फ 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर हम क्या गलती करते हैं। तो ऐसा ही एक पोर्टफोलियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टॉक्स तो अच्छे उठाए क्योंकि इनका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें 10% से ज़्यादा के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। 47 लाख इन्होंने लगाए और 6.57 लाख का इनको लॉस देखने को मिल रहा है। और दूसरी गलती जो उन्होंने की वो है सेक्टर एलोकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेक्टर एलोकेशन किया, केमिकल सेक्टर में करीब 13% का इन्होंने एलोकेशन किया, जो कि फेयर है, लेकिन इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लॉसेस उन्हें देखने को मिल रहा है। करीब 50% इनके लॉस एक सेक्टर में है और एक सेक्टर नहीं, एक स्टॉक में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर का एक स्टॉक ही करीब 50% लॉस दे रहा है टोटल पोर्टफोलियो का, और अगर आप ये 3 स्टॉक्स को ऐड करेंगे तो टोटल पोर्टफोलियो के लॉस के बराबर है। तो ये हमें क्या लर्निंग देता है? ये हमें बताता है कि पोर्टफोलियो का एक एक स्टॉक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एक गलती करेंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए हमें वैल्यूएशंस और स्टॉक की क्वालिटी दोनों पर फोकस करना चाहिए। अब आइए एक दूसरे पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं जो लॉस तो नहीं दे रहा है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है, एफडी के रिटर्न को बीट भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बड़ा पोर्टफोलियो बनाया करीब 2.17 करोड़ का और लगभग फ्लैट रिटर्न इन्हें देखने को मिल रहा है।
1.38% इन्होंने सारा पैसा फंड्स में लगा दिया। करीब 27 फंड्स में इन्होंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब उन्होंने सारा का सारा पैसा पूरे मार्केट में लगा दिया। मार्केट के सारे स्टॉक्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने खरीद लिया, तो ऑब्वियसली वो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया, ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। तो हमें अंडर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना है। तो इन्होंने हमें अप्रोच किया था और हमने अपनी तरफ से कुछ सजेशंस इनको दिए। अब आइए एक आइडियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जिन्होंने 3 साल पहले सही डिसीजन लिया और सही तरीके से मल्टी एसेट डाइवर्सिफिकेशन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, जो कि करीब 16 लाख के करीब बन गए। 60% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 15% का CAGR, 3.5 सालों में इन्होंने ये रिटर्न कमाया। मार्केट्स ऊपर से काफ़ी नीचे भी आए, लेकिन इनके पोर्टफोलियो सेफ रहे। बेंचमार्क को आप देख सकते हैं कि इन्होंने बीट किया और ये इन्होंने अच्छे रिटर्न कमाया, क्योंकि इन्होंने सही डिसीजन लिया था। अब यहाँ पर अगर इनके एलोकेशन को देखें तो इन्होंने 40% एलोकेशन इक्विटी में किया, क्योंकि मार्केट्स ओवरहीटेड हो गए थे और ओवर वैल्यूएशन की तरफ मार्केट जाते हुए दिख रहे थे। इन्होंने फिक्स रिटर्न में भी 25% एलोकेशन किया, जिसका फ़ायदा आज इनको मिलता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में इन्होंने 15% का एलोकेशन किया और ग्लोबल इक्विटी में सही टाइम पर इन्होंने एंट्री की और इसका रिटर्न इन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। 3 साल पहले इन्होंने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए, उसका फ्रूट आज उन्हें मिल रहा है और आज के टाइम पे और भी ज़्यादा इसकी नीड है कि हम अपने पोर्टफोलियो को मल्टी एसेट्स में डाइवर्सिफाई करें। अब स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करना है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि आने वाले 1.5-2 सालों में कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन सी कंट्रीज़ में हमें ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ऑटो में थोड़ा प्रेशर रहने वाला है आने वाले टाइम पे, क्योंकि पीवीज का इशू है और रूरल इनकम में डिप देखने को मिल रहा है। मेटल्स भी अब स्लो डाउन हमें दिखने लगा है और इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएगा तो मेटल्स में भी आ सकता है। PSU बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा FII सेलिंग का रिस्क है और MTM के लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर कहीं होगी तो बैंकिंग सेक्टर और PSU बैंक्स में खास करके आने वाले दिनों में होने वाली है। ऑयल की कंपनीज़ में अभी इन्वेस्ट हमें नहीं करना है, OMC कंपनीज ब्लीड कर रही हैं, हम जानते हैं। और ये जो कुछ सेक्टर्स हैं यहाँ पर कुछ हमें होप है, यहाँ पे कुछ हमें आने वाले दिनों में गेन्स मिल सकते हैं। तो ये हमारा फेवरेट सेक्टर है हॉस्पिटल और फार्मा के सिलेक्ट स्टॉक, सारे स्टॉक्स नहीं, बहुत सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। IT सर्विसेज ये अभी अंडर वैल्यूड हो रहा है, इसे अभी थोड़ा और अंडर वैल्यूड होने दीजिए और यहाँ से भी अगर थोड़ा और PE करेक्शन होता है, स्टॉक करेक्शन होता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जब टाइम आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। AI स्टोरी इंडिया में इनोवेशन तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन डेटा सेंटर्स का बूम आएगा, क्योंकि अमेरिका में डेटा सेंटर्स का विरोध हो रहा है, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है और ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे नोबडी केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये ग्रोथ होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर कहीं ना कहीं ये भी AI के साथ लिंक्ड है, तो इस सेक्टर पे भी आने वाले दिनों में पुश होगा। पावर सेक्टर अगर सही तरीके से रिफॉर्म्स हुए तो हमारे देश के लिए ये गोल्ड माइन साबित हो सकता है। FMCG वंस अगेन मैं लगातार आपके साथ व्यू करता हूँ कि FMCG को हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है। बस ट्रिक ये है कि सही वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक को पिक करना है। अब जो कुछ क्राइटेरियाज आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉक को फिल्टर करने के लिए और टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप डेट टू इक्विटी को देखिए। रिस्क अभी नहीं लेना है, सेफ्टी की तरफ हमें बढ़ना है और जो स्टॉक सेफ है उसी पर पैसे लगाने हैं। बेशक 4 पैसे कम मिले, लेकिन हमें सेफ स्टॉक्स पर पैसा लगाना है। तो डेट टू इक्विटी पर हमें फोकस करना है, 0.5 से नीचे होना चाहिए। ROE, जब ROE ज़्यादा होता है तो वो अच्छे कंपनी मैनेजमेंट, अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है, जो कि स्टॉक के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रोथ हमें देखने वाली है, 12% से ज़्यादा का ग्रोथ पिछले 5 सालों में होना चाहिए
और आने वाले 5 सालों में भी कम से कम 10% से ज़्यादा का ग्रोथ होना चाहिए। कैश फ्लो पॉजिटिव, हमें कैश फ्लो नेगेटिव पर इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोमोटर प्लेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोटर अपने स्टॉक्स बेचकर या उसे गिरवी रखकर भाग रहा हो, तो इस पर भी ज़रूर नज़र बनाएं। और इसके साथ ही पीई का सेक्टर से कंपैरिजन करें। अगर सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो सेक्टर से ज़्यादा हमको पीई नहीं देना है। तो सेक्टर जिस रेट से ग्रो कर रहा है, स्टॉक भी आगे जाकर उसी रेट से ग्रो करेगा। और अगर सेक्टर पीई से ज़्यादा स्टॉक का पीई है तो उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए हमारे सामने। एक्सपोर्ट फोकस पर भी हमें ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन घट रहा है और बिना एक्सपोर्ट्स के कंपनी में ग्रोथ दिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पोर्टफोलियो में कम से कम 40-50 कंपनीज ऐसी हों जो एक्सपोर्ट्स पर कर रही हों और वहाँ पर ग्रोथ हमें दिख रहा हो, और साथ में अगले 2 सालों तक उनका ऑर्डर बुक कितना है। अगर ऑर्डर्स नहीं हैं, कंपनी रिस्क जोन पर है। और जहां तक ग्लोबल इन्वेस्टिंग का सवाल है तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग में हमें यूएस में तो इन्वेस्ट करना ही है, साथ में जापान, हांगकांग और ताइवान और कोरिया, इन कंट्रीज़ को भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ स्टोरीज हैं। और किन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना है? डिफेंस, एआई, फार्मा, ये जो एमर्जिंग सेक्टर्स हैं, रोबोट्स, ईवीज, इनमें हमें इन्वेस्ट करना है। और टाइम टू टाइम आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं और आने वाले दिनों में भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.